बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और ये आईपीएल की स्पेशल डोज हर रोज़ हम आप तक पहुंचाते हैं। हर रोज ये डोज चढ़ाते हैं। बिल्कुल। और केकेआर की इस सीज़न में पहली जीत हो गई है। राजस्थान रॉयल्स को लगातार दूसरे मुकाबले में शिकस्त झेलनी पड़ी। और ताजुब की बात यह भी है कि उनके कथित तौर पर जो होम ग्राउंड है गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ उन्हें ये शिकस्त झेलनी पड़ी और लगभग एक तरफा रहा मुकाबला इकबाल। उस पर चर्चा करेंगे अपन। निखिल नाज सर की खास रिपोर्ट जो है, खास रिपोर्ट भी आपको सुनवाएंगे। उस मैच की पूरी एनालिसिस उन्होंने की है, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है ना। तो उसको आप बुरा कब सुनिएगा। करते हैं वैसे? मतलब मतलब आपने ये बात कह दी कि बहुत अच्छे से एनालिसिस की। कहने का तात्पर्य क्या था, पहले ये समझाइए। कहने का अभिप्राय ये था कि सारे पहलुओं को बढ़िया से समेटा है कम समय में, एकदम हाँ, जो कैप्सूल होता है ना, बिल्कुल हाँ, जैसे आपको जिसमें कोई सारे मसाले एकदम Correct. सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत। अगर आपने मैच नहीं भी देखा हो तो लगेगा कि मिस कुछ नहीं किया, बहुत मिस नहीं किया है निश्चित तौर पर। और उसके बाद आज जो मैच होने वाला है, फिर से हैदराबाद के जो अतापी और वतापी उनका सामना लखनऊ से है और हैदराबाद के होम ग्राउंड में ही है। तो उस पर अपन चर्चा करेंगे, उसका थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे, है ना, कि ऋषभ पंत की टीम के पास कितने चांसेस हैं। पहला मुकाबला गंवा चुकी है और हथियार लटकने लगे हैं पहले से ही। लखनऊ के जो मालिकान हैं उनके मीम्स वायरल होने लगे हैं तो उस पर चर्चा करेंगे अपन विस्तार से थोड़ा। लेकिन क्या कहेंगे, पहले क्विक रिएक्शन कल के मैच पर आपका। यार, राजस्थान उस तरह से खेल नहीं पाई जैसा हमने कल के मैच में प्रिडिक्शन भी हम लोगों ने किया था कि केकेआर फेवरेट है, केकेआर मैच जीत सकती है। राजस्थान रॉयल्स ने डिसअपॉइंट किया अपनी बैटिंग से। जिस तरीके से बैटिंग होनी चाहिए थी वो रन्स वो पुटअप नहीं कर पाए बोर्ड पर, और बॉलिंग वाइज भी मुझे लगता है कि वो टीम उस तरह से नहीं इस गेम में आगे आ पाई। गेम जो वन है, जो टॉप नॉच का गेम है, टॉप लेवल का गेम है, वो अभी राजस्थान रॉयल्स का बाहर निकला नहीं है केशव। वहीं कोलकाता में भी कुछ खामियां दिखी हैं, वो खामियां भी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। बट राजस्थान के लिए डिसअपॉइंटिंग ये है कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों उस लेवल की नहीं दिखाई दे रही है जिस लेवल की इससे पिछले सीजन में नजर आई थी। मगर ये 97 का क्या फेर है ना। 97 बनाओ, मैच जीतो, नॉट आउट रहो, 97 बनाओ। ये हाँ। पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर ने किया, कल क्विंटन डिकॉक। मुझे लगा आप ट्रोल करेंगे मुझे। कल क्विंटन डिकॉक को मैं थोड़ा सा नहीं, मैं रोस्ट किया था हाँ, सही बात है। नहीं, अच्छा है ना, मतलब देखें, अगर पर्सनली आपको कुछ लगता है किसी के बारे में तो बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसमें ट्रोल और रोस्ट करने की मैं क्यों करूं? आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं उसकी। या आपको लगा था कि क्विंटन डिकॉक ऐसा नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, ठीक है, दैट वाज योर टेक। बट मुझे जो लगा था मैं तब भी कायम था, आज भी कायम हूँ। अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेल दी, नॉट आउट रहे 97 पर। ठीक है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। एक बात, मतलब क्विंटन डिकॉक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले भी कह रहा था कल कि इंटरनेशनल खेल चुके हैं इतना, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो है उनके अंदर। बट मुझे वो मैच जिताऊ प्लेयर नहीं लगते थे कल केकेआर को उन्होंने जिताया। नहीं, आपको नहीं लगते थे, गलत लगता था। मैंने कल भी कहा था आपको कि आपको गलत लगता था, और आज भी वही कहूंगा कि देखिए इस इनिंग्स के बाद नहीं, मैं कहूंगा कि अपनी राय बदल दीजिए आप। अभी नहीं बदलूंगा। अच्छा, कल एक बात मैं कहना भूल गया था। अभी नहीं अभी रुकिए जरा, अभी इतना जल्दी नहीं कहेंगे। हाँ। तो एक बात मैं कहना कल भूल गया था कि जो 150-160 वाले मुकाबले हैं ना, उसके लेजेंड है वो क्विंटन डिकॉक। चलिए, जब कोई 200, 250 वाला बट चेस मैं करके आपको इसी जिताएंगे बात ना। को मैं काट दूं कि बरसापारा की जो पिच है वो ना तो हैदराबाद की पिच थी ना वाइजैक की पिच बिल्कुल थी। बिल्कुल वहां पर आपको रन बनाना इतना इजी आसान नहीं नहीं था। था, बिल्कुल बट इसके बावजूद भी अगर क्विंटन डिकॉक जस्ट उलट हैं उसके, सही आप बात जो कह रहे हैं ना कि वो 160 के मैचेस के हीरो हैं, भाई ये मुश्किल पिच के खिलाड़ी इतने नहीं हैं जितने कि फ्लैट ट्रैक बुली हैं। फ्लैट ट्रैक आने दीजिए, अभी बताएंगे क्विंटन डिकॉक की वो क्या है। लाजिम है कि हम भी तो एक देखेंगे। बार और फिर आप मुंह की खाने के लिए तैयार रहिएगा। कोई बात नहीं, अच्छा खेलेगा खिलाड़ी तो बिल्कुल, तारीफ तो बिल्कुल, करेंगे ही। ऐसा बिल्कुल। थोड़ी है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भैया। क्विंटन डिकॉक ने अच्छी पारी खेली और निखिल सर ने अपने रिपोर्ट में भी बहुत तारीफ की है उनकी। तो सुन लें रिपोर्ट। बिल्कुल जी, चलिए सुनते हैं निखिल सर ने इस मैच पर क्या कहा है। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफ़ी अहम था। एक टीम ने तो हार का सिलसिला तोड़ दिया, लेकिन दूसरी के लिए हार का सिलसिला जारी है। किस टीम ने तोड़ा? कोलकाता नाइट राइडर्स नीचे से छठे पायदान पर पहुंच गए हैं।
किस टीम का सिलसिला जारी है? वो है राजस्थान रॉयल्स। आखिरी पायदान पर चले गए हैं, 2 मैच 2 हार। अच्छी खासी जीत भी दर्ज की कोलकाता ने। एक तो आप जीतते हैं, एक अच्छा खासा जीतते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 गेंदें बची हुई थी, 8 विकेट आपके हाथ में थी, तो ये एक शानदार जीत ज़रूर रही कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। अब परेशानी कहाँ पर आई? एक चीज़ तो देखिए, हम इससे पहले की बात करें किस टीम ने क्या सही किया, किसने क्या गलत किया, एक चीज़ देख के बड़ा दिल को सुकून मिला, वो ये कि आखिरकार अभी तक जिस तरह की पिचेस मिल रही थी, जिस तरह के मैचेस हो रहे थे, लग रहा था गेंदबाज आई क्यों रहे हैं। बल्लेबाजों का बोलबाला था, छक्के लग रहे थे, चौके लग रहे थे, बस बॉल बाउंड्री के बाहर ही जा रही थी, तुक्के से कहीं इक्का दुक्का आपको विकेट मिल रही थी, कुछ उस तरह की आईपीएल चल रही थी। अब इतने छक्के चौके देखकर भी आदमी जो था थोड़ा परेशान हो गया था, थोड़ा ऊब सा गया था। पहला मैच हमें देखने को मिला है इस आईपीएल में जहां बल्ले और गेंद के बीच थोड़ा करीबी मामला था, थोड़ा कंपटीशन था, बराबरी की टक्कर थी, यहाँ पर गेंदबाजों के लिए भी कुछ था। तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा लगा, राहत मिली कि आपको एक गुड मैच देखने को मिला, लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला। अब गेम चेंजर कौन था वो खिलाड़ी जिसने ये सुनिश्चित किया कि कोलकाता की टीम जीती? और सिर्फ एक ही नाम आता है आपके जहन में, वो है क्विंटन डी कॉक। 97 रन्स वो बनाते हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है कि इस आईपीएल की सबसे शानदार पारी खेली है क्विंटन डी कॉक ने। 97 बनाए, बाकियों ने भी अच्छी खासी पारियां अभी तक खेल चुके हैं, कई खिलाड़ी खेल चुके हैं, लेकिन क्यों ये 97 मुझे सबसे बेहतरीन नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, पिच में कुछ मदद थी गेंदबाजों के लिए, स्पिन गेंदबाजों के लिए। और यहाँ पे ना क्विंटन डी कॉक का देखिए, क्विंटन डी कॉक से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी बहुत लोगों को, क्योंकि गुरबाज थे इस टूर्नामेंट से। लोग पहले कह रहे थे गुरबाज को खिलाओ यार, वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। क्विंटन डी कॉक तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लगातार इतना क्रिकेट नहीं खेल रहे। आप जो बल्लेबाज ले में उसके साथ जाइए, लेकिन कोलकाता ने जो रेप्यूटेशन है उसको ध्यान में रखा, क्विंटन डी कॉक के साथ खेला। तो पहले तो शाबाशी देनी पड़ेगी टीम को, वो रेप्यूटेशन के साथ गए, सही खिलाड़ी को खिलाया। और क्यों आज की पारी शानदार थी, क्यों सबसे बेहतरीन मैं कह रहा हूं? क्योंकि आज उन्होंने अपने अनुभव को दिखाया। आज उन्होंने दिखाया जब कंडीशंस टफ थी। ये वो मैच है जहां 120 के स्ट्राइक रेट चल रहे थे। यशस्वी जायसवाल हाई स्कोरिंग बैटर हैं, संजू सैमसन हाई स्कोरिंग बैटर हैं, रियान पराग हाई स्कोरिंग बैटर हैं, सबके 120 के करीब स्ट्राइक रेट था। यानी कितना मुश्किल था यहाँ रन बनाना। 160 के स्ट्राइक रेट पे रन बनाते हैं इस पिच पर, और वो भी लगभग 100 यहाँ पर जड़ जाते हैं। तो इसको देखते हुए शानदार पारी। जब जब मौका मिला चांस लेने का, हिट लगाने का, उन्होंने वो किया। जब जब मौका मिला कि आपको थोड़ा रिस्पेक्ट करना है गेंदबाजों को, उन्होंने वो किया। एक मास्टर क्लास, और ये एक अनुभवी खिलाड़ी आपको दे सकता है, वो आज क्विंटन डी कॉक ने दी है। वही अगर 10वें ओवर 11वें ओवर में आउट हो जाते तब तक मैच फिर भी कुछ कुछ बराबरी का लग रहा था। क्या पता पैनिक कर जाती कोलकाता की टीम, उनका लोअर ऑर्डर वैसे ही पिछले मैच में नहीं चला था, वहां विकेटें गिर सकती थी। राजस्थान क्या पता मैच जीत भी जाता। क्यूडी के मैन ऑफ द मैच, बेस्ट परफॉर्मर, नंबर 1 रीजन कि कोलकाता जीत गया है। अब देखते हैं राजस्थान की टीम की तरफ। देखिए कोलकाता ने अच्छा किया, क्विंटन डी कॉक ने रन बनाया, उनके स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, मोइन अली, उन्होंने अच्छी खासी गेंदबाज भी की। लेकिन परेशानी राजस्थान की आती है सबसे पहले यशस्वी जायसवाल। उनका टूर्नामेंट अभी इतना अच्छा नहीं जा रहा है, 2 पारियां हुई हैं, दोनों में रन नहीं आए हैं, तो ये थोड़ी चिंता का सबब है। रियान पराग का भी अभी उस तरह का बल्ला नहीं चल रहा जैसे चलता था, ये भी आपको थोड़ी परेशानी हुई। नीतीश राणा की जगह को लेकर थोड़े सवाल हैं, तो बल्लेबाजी को लेकर परेशानियां हैं। चलिए, फॉर्म के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, सवाल कहाँ खड़े होते हैं, उंगलियां आप पर कब उठाई जाती हैं, जब आप निर्णय गलत लेते हैं। और यहाँ पर राजस्थान की जो मैनेजमेंट है उसे आपको दोष देना पड़ेगा। सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, आपकी विकेटें गिर गई हैं, आपके पास हेटमायर हैं, वो खिलाड़ी जिनको आपने रिटेन किया है, वो खिलाड़ी जो मैच विनर है, वो खिलाड़ी जिन्होंने पहले भी दिखाया है कि वो अपनी टीम को एक बड़े टोटल की तरफ ले जा सकते हैं, खुद भी एक बड़ा टोटल लगा सकते हैं। आप उनको नंबर 8 पे बैटिंग करा रहे हैं। हसरंगा जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप उनको नंबर 4 पर भेज रहे हैं। ठीक है, आप अपने बैटिंग ऑर्डर को लंबे करने की कोशिश कर रहे हैं, पर देखिए ना आज क्विंटन डी कॉक के 90 ने मैच पलट दिया। अगर हेटमायर आएंगे नंबर 4 पर, वो 60 रन लगा सकते हैं। अगर उनको 50 गेंदें खेलने को मिलेंगी, उस स्थिति में वो थोड़ा संभल कर खेलेंगे, कुछ शॉट भी लगाएंगे, वो आपको 60-70 रन बना सकते हैं। आप बनाएंगे 170 मैच विनिंग टोटल हो सकता है। तो
फॉर्म में नहीं है बल्लेबाज वो एक बात है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर तो आप सही कर सकते थे। ये एक बड़ी परेशानी आ रही है राजस्थान के सामने और शायद इसी का खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मैच को देखें, उनके गेंदबाजों का भी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। जोफ्रा आर्चर के बारे में मैं बात करूंगा यार, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो ऐसा लगता है शायद वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज है। उनकी तुलना रबाडा, बुमराह, इन सब गेंदबाजों से होती है। आईपीएल में आकर पता नहीं उनको क्या हो जाता है। एक भी आईपीएल मुझे याद नहीं आता जहां उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हो। कुछ वैसा ही प्रदर्शन यहाँ पर उनका चल भी रहा है। जाते जाते एक सवाल आया मेरे जहन में, वो ये कि पिच जो थी, मैंने आपको कहा वहाँ स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। फिर मैंने सोचा ये मुकाबला खेला गया गुवाहाटी में। गुवाहाटी किस टीम का होम ग्राउंड है? गुवाहाटी है राजस्थान का होम ग्राउंड। तो राजस्थान को क्या स्पिन फ्रेंडली कंडीशन सूट करेंगे? अगर आप मेरे से पूछेंगे इस आईपीएल में एक दो टीमें बताएं जिनके लिए स्पिन गेंदबाजी बहुत, जिनकी शानदार है, जिनके लिए स्पिन वाली पिचेस जो है वो बहुत फायदेमंद होंगी। मैं चेन्नई का नाम लूंगा, कोलकाता का नाम लूंगा। तो जब आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हो, वो ऐसी जगह है जहां आपने प्री सीजन कैंप भी लगाया है, जाहिर तौर पर आप पिच वैसी बना सकते हैं जिसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आपके पास भी स्पिनर थे, असरंगा, तीक्षाना, पर वो आप कोलकाता की टीम का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और वो आज तो नारायण खेल भी नहीं रहे थे, वो तो आपको आखिरी में पता चला। पिच तो पहले तैयार हो गई थी। तो पिच अगर हाई स्कोरिंग पिच होती तो राजस्थान के पास शायद बेटर चांस था कोलकाता को टक्कर देने में। जैसे ही आपने स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई, आपने कोलकाता के हाथ में ये काफ़ी हद तक मैच दे दिया। तो ये चीज़ भी आपको सोचनी पड़ेगी। भाई देखिए, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बड़ा सीक्रेट तो नहीं है। सबको पता है कि होम टीम है, अपने मुताबिक थोड़ी पिचेस बनाती है। कोई और टीम होती तो मैं फिर भी मान लेता, चलिए आप स्पिन फ्रेंडली पिच बना रहे हैं क्योंकि आपके पास भी दो अच्छे स्पिनर्स हैं। पर कोलकाता के सामने अगर ये निर्णय लिया है तो ये भी सवाल खड़ा कर देता है राजस्थान की मैनेजमेंट के बारे में। तो ये थी मैच रिपोर्ट। कोलकाता नाइट राइडर्स की पहली जीत, राजस्थान की लगातार 2 हार। तो निखिल सर ने बहुत अच्छे से बताया मैच के बारे में, और एक बहुत अहम सवाल वो उठा गए इकबाल, पिच को लेकर के। और मेरे मन में भी ये सवाल ना शुरुआती मैच से ही घूम रहा था, जो पहला मैच इस सीज़न का था। हालांकि पिछले कुछ सीजन्स में भी ये खटपट की खबरें आती रहीं, खास करके केकेआर को लेकर के। सीएबी जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है, केकेआर की जो डिमांड होती है पिच को लेकर के, हमारे पास इतने बढ़िया स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, मिस्ट्री गेंदबाज हैं, और हमें स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स जो हैं वो मिलते नहीं। आप चेन्नई को देख लीजिए, चेन्नई अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलता है। उस तरह की पिचेज जहाँ फंस के गेंदें आती हैं, स्पिनर्स के लिए मदद होती है, वैसे तैयार करती है। केकेआर मांग कर थक गई, लेकिन सीएबी ने नहीं दिया ईडन गार्डन्स में। उसके पीछे रीज़न ये है ना केशव की केकेआर की स्ट्रेंथ, आप कह रहे हैं कि उनकी स्पिन गेंदबाजी है, बात बिल्कुल सही है आपकी, अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं वहाँ, लेकिन केकेआर ये नहीं मानती। क्या बात कर, है ना, मतलब तो मानती है, केकेआर मानती भी है, बट सीएबी नहीं मानती। सीएबी नहीं मानती। उनको लगता है कि आंद्रे रसल वहाँ के स्ट्रेंथ हैं, रिंकू सिंह वहाँ की स्ट्रेंथ हैं, पाटा है पिच ना, देते हैं। पाटा पिच देते हैं भाई, ये ठां करके मारेंगे। और देखिए एसोसिएशंस को ये भी तो ध्यान में दे रखना पड़ता है ना कि भाई पब्लिक लाना है, पब्लिक को लेके आना है। अगर 120, 25, 50 वाली विकेटें रहेंगी तो T20 का मज़ा नहीं है। देखिए हमने यूएई में क्रिकेट खेली है, हमने वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप देखा, रन्स नहीं बने, हमने अमेरिका में देखा, वो रन्स नहीं बने तो मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया, और लगा कि यार ये क्या वर्ल्ड कप चल रहा है, मजाक चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप रैंक टर्नर ना बनाएं, है ना, बट एक जो होम एडवांटेज की बात है ना, होम और अवे वाले मैचेज कैसे वो होंगे, है ना। मान लो आप हैदराबाद में जा रही है केकेआर की टीम खेलने के लिए, वहाँ भी पाटा पिच, और कोलकाता में आ रही है तो वहाँ भी पाटा पिच। देखिए जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष बने थे सौरव गांगुली, तो सौरव गांगुली का पहला जो रुझान ये था कि वो फास्ट पिचेस बनाना चाहते हैं, और उन्होंने शुरुआत की अपने घर से। बंगाल कोलकाता के स्टेडियम पर, याद होगा, एक श्रीलंका इंडिया का टेस्ट मैच बिल्कुल, हुआ भुवनेश्वर था, कुमार, मोहम्मद शमी, है ना, और सुरंगा लकमल ने कितना परेशान कर दिया था भारत को, हाँ जीता था भारत ने भाई, है ना। हाँ। तो फास्ट पिच, क्विक बाउंस वाली पिच की तरफ अब सीएबी ध्यान दे रहा है। अब से नहीं, जब से गांगुली कैब के प्रेसिडेंट तब ध्यान दे रहा था, 2017-18 की आप बात कर रहे हाँ, हैं। तो तब से जो है ना एक तरह से टेम्पलेट यही है कि भाई हमें पिच जो है ऐसी बनानी है जो मतलब फास्ट बॉलर को थोड़ा असिस्ट करे, और T20 के लिए तो खैर भाई रन्स चाहिए। ये सीएबी को पता है कि रन्स चाहिए, क्राउड लेकर के आना है तो आपको रन चाहिए होंगे। हाँ, मैं समझता हूँ जो बरसापारा की पिच थी ना, एक आइडियल पिच थी, एक ऐसी पिच थी जहाँ पर बॉलर्स के लिए भी था, जहाँ बैटर्स के लिए थोड़ा स्ट्रगल था,
ऐसी पिच अगर 170 180 वाली पिच अगर बने ना तो फेयर गेम होंगे। अगर मतलब इसमें अब जैसे आज ही का मैच है, इसमें बॉलर्स मतलब छुपे फिर रहे होंगे कि भाई आज मेरे को मत खिलाना, आज मेरे को मत खिलाना, है ना। बिल्कुल। तो वही वाली बात है। बॉलर्स को पकड़ पकड़ के होटल के कमरों से निकाल, चलो भाई चलो चलो चलो, कहाँ रह गए? अरे यार आज पेट दर्द हो आज रहा है, बिरयानी छोड़ा खा ली रहने थी देते रात हैं। में यार हैदराबाद की, पेट में गड़बड़ है, आज नहीं खेल पाऊंगा यार। अरे ऐसे कैसे, चलो। तो बरसापारा की पिच जैसी थी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पिच थी और गलती नहीं थी ये, मतलब जैसा निखिल भाई ने कहा कि गलती कर दी। दरअसल राजस्थान को ये लगा कि हम दो बढ़िया स्पिनर्स खिला रहे हैं, वनिंदु हसरंगा वनिंदु और हसरंगा महेश और तीक्ष्ण। महेश तीक्ष्ण। तीक्ष्ण जब केकेआर में थे तो बढ़िया कर रहे थे, सॉरी सीएसके में थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते पिच भी और तो मिल श्रीलंका के प्रूवन मैच विनर्स हैं दोनों। दोनों ही श्रीलंका के मतलब नंबर 1 और नंबर 2 स्पिन बॉलर्स। हसरंगा पर मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, अब वो मामला उनका भी निकल गया। आज से 3 4 5 साल पहले कहेंगे तो मैं मान लेता, बट अब तो नहीं लगता ठीक वो। है, अब वो बात आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन जो लगा राजस्थान को कि भाई हम तो दो बहुत ही बेहतरीन स्पिनर्स खिला रहे हैं, साथ में आपके रियान पराग भी बढ़िया बॉलिंग कर लेते हैं, उनका होम ग्राउंड है, वो जानते हैं इन एंड आउट, अच्छी बॉलिंग भी की रियान पराग ने। कैंप भी काफी- लगा के रखा था, जैसा निखिल भाई बता रहे थे। हाँ, तो उनको लगा कि शायद यार ठीक है, ऐसा विकेट पे हम जीत सकते हैं, क्योंकि उनको ये भी तो ध्यान रखना है केशव कि केकेआर की बैटिंग का स्ट्रेंथ क्या है। अगर पाटा दे देंगे तो वैसे ही गेम से आउट हो जाएंगे, अगर मारने की बात आ जाए तो केकेआर और राजस्थान दोनों अगर स्लॉगिंग पे आए तो आप बताइए नंबर 1 पे कौन आएगा? कहना मुश्किल है। मुझे लगता है केकेआर नहीं राजस्थान भी आ सकता कंसिस्टेंट है। हिटिंग की मैं यशस्वी बात करूं जायसवाल हैं वहाँ पे, संजू सैमसन है वहाँ, भाई, रियान पराग हैं, सिमरन हिटमायर हैं, ध्रुव जुरेल हैं, भाई कम भाई नहीं है ठीक राजस्थान की बात टीम। है, हमने मैं देखा है बात- हैदराबाद के साथ मैं मुकाबले कह में। रहा हूं बात ठीक है, लेकिन मैं फिर भी केकेआर को ऊपर रखूंगा। आप जब केकेआर के अगेंस्ट खेलते हैं ना, तो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो तो आपके पास है ही, लेकिन आप सामने वाले की स्ट्रेंथ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। आप ऊपर से क्विंटन डिकॉक से शुरू हो जाते हैं, इसके बाद जो 4 आर हैं, 3 आर्स हैं, रसल, रिंकू और रमनदीप, इनसे अभी सारी टीमें जो है ना खौफ खाई हुई हैं। आप उनका रेपुटेशन ऐसा बना है कि आप नहीं देना चाहते हाईवे। तो राजस्थान ने ये ट्रिक लिया कि यार ठीक है, अपन एक ऐसा पिच बनाते हैं जो थोड़ी स्पिन भी होती हो, बैटिंग इतना खुल के ना हो सके, तो उसमें खुद ही वो फंस गए। और मतलब अगर आपको पता है, आपने देखा होगा गेंद फंस करके आ रही, रुक करके आ रही थी, बल्ले पे चढ़ नहीं रही थी। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में ही जो शॉट लगाए, पहली ही बॉल पे पता लग गया था, बावजूद उसके वही चाल, मतलब टेम्पलेट है कि नहीं मारना ही है, मारना ही है। और मतलब इस चक्कर में मैं तो कहूँगा कि हैदराबाद में पहला मुकाबला जो था ना, वो राजस्थान के लिए बहुत ख़राब फैसला था एक तरीके से। हैंगओवर से वो निकल ही नहीं पाए। अरे हैदराबाद के पिच पे ऐसे मार रहे हैं, आ रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, और उसी हैंगओवर में वो आए थे कि वैसा ही खेलना है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप पिट के आए हो कहीं और से, है ना, 4 घूंसे आपको भी लगे, लेकिन आपने भी 2-3 जड़ दिए, तो आपका भी रहता है यार 2-3 तो मैंने भी मारे थे, अब अगली भिड़ंत होगी ना तो मैं शुरुआत से अटैक करूंगा। तो वही हसरत लेकर के आए थे राजस्थान के बल्लेबाज, लेकिन फंस गए बीच में। इतने सारे डॉट बॉल्स, है ना, बाउंड्रीज ही नहीं, 5-5 6-6 ओवर तक लग रहे हैं। और तारीफ जैसा निखिल सर ने बताया भी, स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की लगातार। नहीं बिल्कुल, मोइन अली का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया केकेआर ने गेंदबाजी के तौर पर। बल्लेबाजी में बहुत निराश किया। बल्लेबाजी में तो खैर, बॉलिंग वाइज मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कि अच्छा, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कोलकाता के लिए कि नारायण नहीं थे, मोइन अली आ गए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं राजस्थान की टीम में, और उन लेफ्ट हैंडर्स को बड़ा फंसाया मोइन अली ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकेटें भी शायद 2 निकाली उन्होंने, और काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की। तो ऑल इन ऑल केकेआर को नरेन की इतनी कमी खली नहीं। हाँ, बैटिंग वाइज ज़रूर खली, क्योंकि मोइन अली कुछ कर नहीं पाए। ऐसी पिच थी, इस पे नारायण भी फंस जाते अगर बल्लेबाजी करने मे बी, आते तो। यू कैन नॉट से नारायण जैसा थोड़ा सा ना वो देख के खेलते नहीं है, मतलब आते हैं स्लॉग मारते हैं, तो ऐसे पिचेस पर बस लग गया तो आर पार, नहीं तो फिर बस कुछ भी शिकार। हाँ तो इसलिए आई थिंक केकेआर ने एक वेल डिजर्विंग मुकाबला जीता। केकेआर एक बेटर टीम नजर आई हर डिपार्टमेंट में, और पॉइंट्स टेबल में 9वें से 6ठे पर पहुंच गए हैं,
और राजस्थान की टीम हालांकि अभी भी बॉटम पे है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान के खिलाड़ी भी मौजे खींचे, और मतलब पहली टीम ऐसी दिख रही है आईपीएल इतिहास में जिसके कोच और कप्तान दोनों चोटिल हैं, हाँ, दोनों छोटे हैं, सही बात है यार। है ना। राहुल द्रविड़ साहब जो है वो लकड़ी लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ जल्दी फिट हों दोनों ही खिलाड़ी, और राजस्थान की टीम जैसा उनका रेपुटेशन रहता है, रजवाड़ों वाला रेपुटेशन रहता है, उस पर उतरें। एटलीस्ट शुरुआत में तो रहता था भाई। बिल्कुल। फर्स्ट हाफ में तो राजस्थान का डोमिनेंस देखने को मिलता था। तो इस बार भी पता नहीं, देखते हैं कब जागते हैं वो अपनी निद्रा शायद से। उल्टा हो इस बार, शुरू में हार रहे हैं, आखिर में जीत करके पता चला ये टॉप 4 में है। राहुल गांधी ये राहुल द्रविड़ की कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं है। जैसे आप बता रहे थे ना पिछले दिनों एपिसोड्स में कि बॉलीवुड के हीरो पहले मार खाते हैं उसके बाद जागते हैं, तो Correct. इस बार द्रविड़ ने कुछ सोचा होगा ऐसा कि पहले हरा देते हैं उसके बाद जगाएंगे इनको। लेट्स होप, मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन लेट्स होप अगर ऐसा हो तो अच्छा है राजस्थान के लिए। बिल्कुल। आज वाले मुकाबले की बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त फुल मुकाबला, सर्कल घूम सुपर गया हिट। है, फुल सर्कल घूम गया है केशव। लखनऊ और ये हैदराबाद हैदराबाद कैसे? सर्कल ये घूम गया है कि याद करिए पिछले साल जब लखनऊ और हैदराबाद के बीच में मुकाबला हुआ था, उससे पहले बहुत सारे साथियों को नहीं पता था कि लखनऊ के मालिक कौन है ना। यही वो मैच था हाँ, जिसके बाद पता चला कि मालिक साहब ये हैं दरअसल, गोयनका साहब। गोयनका साहब जो है आए थे पिक्चर में इसी मैच से, कि एल राहुल के साथ जो उनकी क्लास लगाई थी राहुल की, वो इसी मैच से हुआ था लास्ट ईयर, इसी मैदान पर, इसी दिन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फुल सर्कल घूम गया है गोयनका साहब का। बट मतलब मुझे देख के ये लगता है ना, मेरे अंदर का वो छोटे सरकार जाग जाता है गोयनका साहब को देख करके। हाँ। हाल फिलहाल में एक और वीडियो आया जिसमें अच्छा। वो माइक पकड़ के ड्रेसिंग रूम में संदेश दे रहे हैं, खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं। भाई ये चीज़ ना मुझे सबसे गंदी लगती है। वही आप नीम हकीम खतरा जान वाली काम बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं तारीफ करता हूं, मैंने उस दिन कहा था पॉडकास्ट में कि भाई पंजाब इज द बेस्ट टीम, जो कोच को डायरेक्टर्स को सौंप देते हैं, कहते हैं भाई ये लो चलाइए टीम आप। चलाओ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि रिकी पॉन्टिंग को बेस्ट टीम मिल सकती थी अगर कोई इस पूरे आईपीएल में, तो वह पंजाब। जिस तरीके से टीम चलाना चाहते हैं, कप्तान के साथ मिलके वो चला रहे हैं, वो कमराडरी दिख रही है। और अगर यहाँ ऐसे नीम हकीम वाला काम करते रहेंगे, क्रिकेट का इतना नॉलेज है आपको भाई साहब, ये प्लेयर्स कोचेस फिर क्यों हायर किए आपने? नहीं, छोटे सरकार क्या कहते हैं, क्या कहते हैं छोटे सरकार? लाइए, कहते हैं एकरा खेले नहीं आता है, हाँ ये आज तक बैट नहीं पकड़ा है, तो कोची करे जाता है वहां पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सही बात है। ठीक है, मतलब अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, जिस हिसाब से अपना जितना भी इंटरफेयर करना चाहते हो करें, लेकिन एज ए नहीं भाई, पैसा दिया है तो इंटरफेयर तो बिल्कुल एज ए परफॉर्मर देखें लखनऊ की टीम, उनके साथ क्या घटना घटी। पहले मुकाबले में 200 से ज़्यादा रन बना लिए और हार गए मुकाबला, है ना। हैदराबाद की भी टीम, गेंदबाजी पर थोड़ी अपन चर्चा करेंगे, बल्लेबाजी पे तो क्या ही कहना है। वहाँ पे एक से बड़े एक विस्फोटक बल्लेबाज, उद्भट बल्लेबाज हैं वहाँ पे, एकदम चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया का सबसे सुखी इंसान अभी तो डेनियल विटोरी है। कुछ नहीं करना पड़ रहा है, खाली देख रहा, हाँ ये हो गया, चलो ठीक है, ठीक, प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, न बताना है, छक्का मार के आ गए, हाँ ठीक है। तो वैसा ही चल रहा है मामला, लेकिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं कंसर्न है। वहाँ विटोरी साहब को दिमाग खपाना पड़ेगा, है ना। मुथैया मुरलीधरन भी हैं, स्पिन कोच हैं वहाँ पे, लेकिन गेंदबाजी अच्छी है। पैट कमिंस है, मोहम्मद शमी है, सिमरजीत सिंह बढ़िया गेंदबाज है, बहुत चेन्नई के लिए चेन्नई के लिए, हाँ रफ्तार भी उनके पास है, लेकिन पिछले मुकाबले में मार खा गए थे, है ना। अब पिच का दोष है उसमें, लेकिन फिर भी शमी बड़े नाम है ना भाई, पैट कमिंस बड़े नाम है। शमी तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर गए। हाँ, मतलब उस हिसाब से अच्छी गेंदबाजी थी, मतलब 40 के ऊपर 40 रन देना इट्स नॉट अ बिग डील। नॉर्मल T20 वो पिच पर, हैदराबाद की पिच पर अगर कोई 40 दे रहा है 4 ओवर में, तो ठीक है, बहुत अच्छी गेंदबाजी भाई, ठीक नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी है। सही बात है। तो क्या लग रहा है आपको आज का मुकाबला कैसा होगा? मतलब वैसे देखा जाए, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, 166 का स्कोर था जो 10 ओवर में लगभग चेज कर लिया था। उससे पहले 3 मुकाबले लखनऊ ने जीते थे सनराइजर्स हैदराबाद को, लेकिन उन तीनों को धो दिया एक में ही हैदराबाद की टीम ने। नहीं देखिए, जिस तरीके से
हराया था, मतलब हराया नहीं था, वो बेआबरू किया था। मतलब इज्जत पे बात आ गई थी। घसीट घसीट कर मारना। मारना। मतलब आप सोचिए 165-66 का टारगेट है हैदराबाद के सामने और वो 9.4 ओवर में मैच जीत जाते हैं, वो भी बिना विकेट के। मजाक उड़ा दिया एकदम। मतलब ट्रेविस हेड ने और अभिषेक शर्मा ने चीथड़े उड़ा दिए थे। और इसके बाद गोयनका साहब का सब्र का बांध टूट गया था और उन्होंने क्लास लगा दी थी केएल राहुल की। तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें कहने को रिकॉर्ड्स के लिए हम सब क्रिकेट के चाहने वालों के लिए हमारे दिमाग में तो हैं, लेकिन चीज़ें वहाँ से बहुत अब बदली हैं। आप देखिए कि मैनेजमेंट बदला है, एक तरह से टीम मैनेजमेंट जो है वो एलएसजी का बदल गया है। जहीर खान है गंभीर थे, अब जहीर खान लांस हैं। क्लूजनर है, है ना? हालांकि जस्टिन लैंगर हैं अभी भी। जस्टिन लैंगर हैं अभी भी, बट अच्छा खिलाड़ी भी काफ़ी बदले हुए हैं, कप्तान ही बदल गए, कप्तान ही ऋषभ पंत बदल आ गए वहाँ हैं। पे। तो रिकॉर्ड्स जाहिर सी बात है उस टीम का है, तो वो रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई लोड होगा इस मैच को खेलने से पहले। गोयनका साहब के मन में ज़रूर लोड होगा, लेकिन गोयनका साहब तो गोयनका साहब हैं। लेकिन पंत को थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि क्या किया था राहुल ने वो तो अपना या राहुल की टीम ने क्या किया था। वो तो तब दिल्ली में थे, अब वो आए हैं, फ्रेश आए हैं, लेकर के जा रहे हैं आगे टीम को और लेकर जाएंगे टीम को। तो कोई लोड एज सच होगा नहीं, लेकिन हाँ किसी ने तो ज़रूर बोला होगा कि यार पिछली बार आप लोगों के साथ ये हुआ था यहाँ, है ना। तो अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो ये खड़े हो जाएं कि भाई चलो इस बार हम भी तैयार होकर आएँ। और देखिए मतलब दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं बैटिंग वाइज। मतलब एक होती है ठां टीम और एक होती है ठां ठां टीम, है ना। तो हैदराबाद ठां नहीं ठा ठां है। लेकिन इधर आपको भूलना नहीं होगा ये यूपी की टीम है, ठां ठां ये भी है। ठां ठां ये भी चलाएंगे निश्चित ये तौर भी पर। चलाएंगे। तो उम्मीद रखें कि एक 500 प्लस वाला मैच होगा आज भी, है ना। और गोयनका साहब की आप लगातार उनको घसीट रहे हैं, तो मैं बता दूं उनकी नज़रों में पंत को चढ़ने का एक बढ़िया मौका है। लखनऊ को हराएं, लेकिन लखनऊ को माफ़ करिए, लखनऊ को जिताएं, हैदराबाद को हराएं। लेकिन लखनऊ को जिताने के लिए क्या करना होगा पंत क्या को? करना ये बताइए। देखिए लखनऊ को करना कुछ नहीं है। आपने मतलब कि जो उनकी जो बैटिंग है उसको या तो रोक सकते हैं, रोक लीजिए। कैसे रोकेंगे? आपके पास तो बॉलर ही नहीं बॉलर्स ही नहीं। देखिए वही चीज़ है कि एक ही चीज़ आपको जिता सकती है, लखनऊ को एक चीज़ जिता सकती है इस मैच में, लॉ ऑफ एवरेजेस। अगर हैदराबाद के ऊपर लॉ ऑफ एवरेजेस लग गया तो लखनऊ की जीत है। होता है ना कि भाई हम कभी अर्श पे होते हैं तो कभी फर्श पे होते हैं, एक दिन अच्छा होता है तो एक दिन बुरा भी होता है ना। एक दिन बहुत खुश रहते हैं तो अगले दिन इतनी खुशी नहीं होती। तो लॉ ऑफ एवरेजेस ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। तो लॉ ऑफ एवरेजेस मुझे लगता है कि हैदराबाद पे अगर लग गया तो लखनऊ जीत जाएगी। अन्यथा यहाँ कोई कितना भी मंथन कर ले, कितना भी कुछ कर ले, ये बहुत मतलब एक तरह से मुश्किल है कि उनको हराना। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि शार्दुल ठाकुर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट। उन्होंने बड़ा परेशान किया है, उनको आउट भी दो दफ़ा किया है शायद, और बहुत कम रन दिए। लेकिन जो नंबर 3 पर आते हैं ईशान किशन साहब, उन्होंने बड़ा मार रखा है शार्दुल ठाकुर को। तो इधर नहीं तो वहाँ फंसेंगे। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि यार ये खिलाड़ी बड़ा अच्छा करता है, ये बड़ा अच्छा है इनके अगेंस्ट, बट कोई ना कोई है ऐसा जिसके अगेंस्ट आप फिर फंसेंगे। शार्दुल ठाकुर के पास एक बढ़िया मौका है, अनसोल्ड रहे थे। अच्छी बात यह है कि आवेश खान भी आ गए। यस, अब अवेलेबल हैं, फिटनेस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने। आज के मुकाबले में खेलना चाहिए, मोस्ट लाइकली उनको खेलना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता आवेश को लेकर और शार्दुल को लेकर उतनी नहीं है। मैं शार्दुल वाली बात कंप्लीट कर दूं कि शार्दुल के पास बाय द वे बहुत बढ़िया चांस है, इंग्लैंड का दौरा आने वाला है। ठीक है, ये T20 इवेंट है, टूर्नामेंट है, बट अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक बढ़िया मौका है ना। कि आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में तो थे, एक ऑलराउंडर हो, बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट करते हो, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर ना कैरीड अवे हो गए अपनी बल्लेबाजी को लेकर के, ज़्यादा ध्यान देने लगे बल्लेबाजी पर, और बॉलिंग थोड़ा सा पीछे छूट गई थी। इस वजह से पिछले कुछ सीजन्स खराब रहे उनके, और धीरे धीरे वो IPL से ही नहीं टीम इंडिया से भी बाहर हो गए थे। अंडर द रडार जाकर के उन्होंने डोमेस्टिक में पसीना बहाया,
दोबारा आए और संयोग एक ऐसा बना कि लखनऊ की टीम ने उनको अब ले लिया है। ज़हीर खान का मार्गदर्शन भी उनको मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो अच्छी बात है, और आवेश खान दोनों मिलकर के अच्छी शुरुआत करें। लेकिन मेरी चिंता जिसकी मैं बात कर रहा था, दिग्वेश, मणिवरन, सिद्धार्थ जैसे गेंदबाजों की है, जो अभी तो मतलब एक तरीके से रॉ टैलेंट है ना, बिल्कुल। मतलब बहुत ज़्यादा परिपक्व तो है नहीं। परिपक्वता दिखाई थी उन्होंने दिल्ली के खिलाफ, लेकिन हैदराबाद इज़ डिफरेंट बॉल गेम, अलग लीग पे वो खेलते हैं। नहीं, तो सही आप बात। कहीं ना कहीं उनको थ्रोइंग अंडर द बस वाली जो बात है ना, एक मैच में खिलाया आपको, दूसरे में वहां लाकर पटक दिया, तो मेरी चिंता वहां है। और अगर बाय द वे इन दोनों ने कुछ अच्छा कर दिया है ना, जैसे एक कभी ना कहीं आपके मतलब एडवांटेज में भी ये काम कर जाता, आप नहीं जानते हो बहुत कुछ, आपने एक मैच देखा यार, दिग्वेश है, मिस्ट्री है, कितना एनालिसिस कर पाओगे उसके बारे में। तो मणिवरन, सिद्धार्थ और दिग्वेश मतलब 50-50 चल रहा है कि क्या वो इतना अच्छा कर जाएंगे कि हैदराबाद के जो बल्लेबाज हैं एक अबूझ पहेली की तरह उनको खेल ना पाएं, फंस जाएं उनके चक्कर में, उनके जाल में। तो एक ये कहते हैं ना, तुक्का लग जाए लखनऊ का, तो वरना बाकी मुझे चांस नहीं लगता लखनऊ का। देखिए, पहली बात तो ये कि दोनों में से एक ही खेलेंगे, क्योंकि आवेश आवेश आ खान रहे आ हैं, गए हैं रवि तो बिश्नोई का खेलना तय ही है। रवि बिश्नोई तो पक्का खेलेंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो इन दोनों में से एक खेलेंगे और मोस्ट लाइकली दिग्वेश राठी खेलेंगे। मणिवरन, सिद्धार्थ को शायद ना खिलाया जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कि लेफ्ट हैंडर्स हैंडर्स वहाँ बहुत बहुत से, हैं, और दिग्वेश भी लेग ब्रेक बॉलर हैं, बट वो मिस्ट्री मिस्ट्री हैं। हैं, तो इसलिए शायद दिग्वेश को जो है वो मौका मिल जाए। जहाँ तक देखिए सवाल है स्पिनर्स का, स्पिनर्स भी पिटे हैं उस पिच पर, है ना, चाहे वो नया स्पिनर हो चाहे पुराना स्पिनर हो। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अच्छी है दिग्वेश को लेकर के मुझे उम्मीद जागती है केशव, वो ये कि वाइजैक की पिच भी हैदराबाद की ही पिच की तरह ऑलमोस्ट थी, रन थे वहाँ पे। रन थे वहाँ पर, लेकिन दिग्वेश ने अच्छी बॉलिंग की। तो आई होप, मणिवरन ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी वाइजैक में, मणिवरन, सिद्धार्थ ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, बट नाउ यू हैव आवेश खान जिनको अकोमोडेट आपको करना है, तो आप शायद 2-3 स्पिनर्स के साथ तो हैदराबाद के अगेंस्ट नहीं जाएंगे वहाँ। नहीं, ये भी हो सकता है ना, इम्पैक्ट के तौर पे आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ले आए बाद में। हाँ, इम्पैक्ट के तौर पर देखिए, वो तो आप अभी से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन इम्पैक्ट प्लेयर होगा, बट 11 में मुझे लगता है स्टार्टिंग में स्टार्टिंग 11 जो है आपका, उसमें नहीं उसमें ये दोनों में से एक ही ही होंगे। होंगे। हाँ, क्योंकि 3 स्पिनर आप फिल नहीं करेंगे वहाँ पर। निकलस पूरन का रिकॉर्ड देखा जाए तो पेसर्स के अगेंस्ट तो बहुत शानदार है। और क्या मतलब, पूरन ने अपने कंधों पर पिछले 3 सीजन से लखनऊ को ढोया है लिटरली। अगर देखा जाए तो आईपीएल करियर भी अगर देखा जाए वैसे उठाकर देखिए, पूरन का क्या खिलाड़ी है यार। मतलब लगभग 40-41 का औसत है उसका, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, स्ट्राइक रेट 160 का है। तो एक्स फैक्टर तो लखनऊ के लिए एक बार फिर से वही मिचेल मार्श होंगे, निकलस पूरन होंगे, और ऋषभ पंत को भी अपना गेम बढ़ाना होगा। बिल्कुल, उठाना ऋषभ होगा। पंत को अपना गेम ऊपर ले जाना होगा। ये एक्चुअली जो मुझे लगा केशव, जो वाइजैक में मैच हुआ उसमें थोड़ा सा खुले हुए नजर नहीं आए ऋषभ पंत। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक कप्तान है आप, उसका एक अलग जिम्मेदारी है उसकी, ऊपर से प्राइस टैग इतना बड़ा है। तो ऋषभ पंत जब दिल्ली के लिए खेलते थे, जब अय्यर कप्तान थे, याद करिए, तो उस वक्त आते ही मतलब वो आड़ा तिरछा अपना बल्ला चलाना शुरू कर देते थे। हाँ, बहुत फ्री नजर आते थे ऋषभ पंत। और अय्यर की कैप्टेंसी में ही ऋषभ पंत जो है का बेस्ट निकला है। फ्लोरिश जो किया उन्होंने हाँ, आईपीएल में वो वहीं पर हुआ है जब दिल्ली के कप्तान अय्यर हुआ करते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा ना मुझे एक बंधन नजर आता है, एक कुछ बेड़ियां हैं जो जकड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि उनको इन बेड़ियों को तोड़ना होगा। ये सोचना नहीं होगा कि मैं कैप्टन हूँ, मुझे बहुत जिम्मेदारी है। भाई, आपके साथ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आपकी टीम में ऐसा नहीं है कि आप, और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि T20 में कैप्टनसी का स्कोप बहुत कम रह गया है, और धीरे धीरे ये स्कोप बहुत कम होता चला जाएगा। आप कितनी बात कर लीजिए इस पे, आपकी रणनीतियां ज़्यादा चलेंगी नहीं इसमें। क्या कर लोगे यार आप? जैसे हैदराबाद जैसी पिच है, उस पिच पर आप क्या ही कर लेंगे? सही बात है ना। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा फ्री फ्लो में खेलना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि भाई कोई वो ऐसी टीम लीड नहीं कर रहे हैं जहां पर उन्हीं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है ना। सुपरस्टार्स वहां एक से एक हैं, बिल्कुल। तो इतना लोड लेने का नहीं भाई।
और मुझे लगता है ना कि पंत को सिर्फ छक्कों पे रिलाई नहीं करना चाहिए, चौके भी उनको अपने गेम में शामिल करना चाहिए। हर गेंद को सिर्फ छक्का ही नहीं मारा जा सकता, चौके भी आपको उतने ही रन देकर जाते हैं अगर आप लगातार बाउंड्रीज भी ढूंढें तो। एक चीज़ जो बड़ी बड़ी ख़राब मुझे रिसेंटली नज़र आ रही ऋषभ पंत के गेम में, कि वो या तो छक्का मारेंगे या फिर सिंगल भी नहीं लेंगे, ब्लॉक करेंगे गेंद को। ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, अब सिर्फ ऋषभ पंत ना, मोस्टली पंत ही नहीं, मोस्टली ये देखता हूँ बल्लेबाजों सिंगल पे जाते ही नहीं है। चलो 6 गेंदें हैं, 2 छक्के मार लूंगा, भले ही 4 डॉट हो जाए, बट और ये अच्छा नहीं है ना। नहीं है। चौके के लिए भी तो जाओ भाई, आप 2 छक्के की बजाय 3 चौके देख लो, है ना, या फिर 2 चौके ले लो, 4 सिंगल ले लो, ऐसे भी हो सकता है। तो ठीक है, मतलब ऋषभ पंत से बेहतर उनके गेम को तो कोई और नहीं जानता है, वो खुद ही समझते हैं और खुद ही पता है उनको कि वो कैसे खेलते हैं तो वो सक्सेसफुल रहते हैं। हम तो उनको ज्ञान दे नहीं सकते हैं, थोड़ी एनालिसिस, जितनी समझ हमारी क्रिकेट की हम उस हिसाब से देखते हैं। बट मैचअप्स की बात होती है ना, निकोलस पूरन की मैं बात कर रहा था, निकोलस पूरन के लिए एडम जंपा बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं स्पिनर्स के और खिलाफ। हुए भी हैं। जी, ये यस, मैं कह रहा था पूरन के खिलाफ जंपा का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। तो पूरन आएंगे तो तैयारी करके आनी होगी, पैट कमिंस तुरंत ही उछाल देंगे गेंद जंपा की तरफ। दो चीज़ें हैं, जाम्पा को अच्छा खेलना होगा। जाम्पा हालांकि सरप्राइजिंग है कि एक विदेशी स्पिनर होकर के भी वो 11 में लगातार जगह पा बनाएंगे जाते हैं। इस सीजन। राजस्थान में बहुत मौके मिले नहीं थे नहीं उनको। मिले थे, RCB इवन में बहुत आरसीबी में मौके। भी बहुत मौके नहीं मिले थे, है ना। तो और यहाँ जो लग रहा है कि वो खेलेंगे, हाँ। कंसिस्टेंटली खेलेंगे, क्योंकि पैट कमिंस उनको अकोमोडेट करेंगे 11 में। सो एक चीज़ तो ये कि जाम्पा को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। और दूसरी तरफ जो हैदराबाद की स्पिन बॉलिंग है, उनको ये मेक श्योर करना होगा कि भाई आप जो है अर्ली ऑन, देखिए जब ओपनिंग होगी ना लखनऊ की, तो शुरुआत में ही जो है स्पिन गेंदबाजी आएगी, शुरुआत में ही स्पिन गेंदबाजी आएगी। और ये इसलिए आएगी क्योंकि मिचेल मार्श वहां पर है। मिचेल मार्श की कमजोरी है स्पिन गेंदबाजी है, दुनिया जानती है। तो बस एक चीज मेक श्योर करें एडम जाम्पा कि भाई उनको आगे गेंद खिलाएं, शॉर्ट गेंद ना खिलाएं उनको, वरना शॉर्ट गेंदों पर जो वाइजैग में उन्होंने किया था, लंबे 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 टावर जो टांगे थे, वो फिर वो टांग सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस हैं, जानते हैं एक दूसरे को। तो दोनों तरफ दो चीज़ें हैं, एक तरफ वो उनकी स्ट्रेंथ भी है कि भाई उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की निकोलस के खिलाफ, लेकिन जाम्पा को स्पेशली मिचेल मार्श के अगेंस्ट थोड़ा सतर्क रहना होगा। वैसे राहुल चाहर भी हैं उनकी टीम में, लेकिन 3 तेज गेंदबाजों का हमने नाम लिया, पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, सिमरजीत सिंह, इसके अलावा हर्षल पटेल भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं डेथ ओवर्स में आकर के। तो 4 तेज गेंदबाजों की ये चौकड़ी है और प्लस जैम्पा। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी भी कर सकते हैं गेंदबाजी। तो एक पूरी कॉम्पैक्ट टीम जो कहते हैं ना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप क्या इसमें डालोगे? बिल्कुल, अभी नीतीश कुमार रेड्डी इस टीम में खेल रहे हैं भाई। पिछले सीजन क्या ऊंदा पारियां कुछ खेली, वहां से भारत की टीम में आ गए वो, है ना। अभी पता ही नहीं कि नीतीश कुमार रेड्डी टीम में है ना, किसी को खबर ही नहीं कि वो तो अभी सो रहे हैं। किसी दिन जागेंगे और फिर तबाही ले आएंगे। तो यही चीज़ है कि भाई ये टीम इतनी अच्छी है हैदराबाद की कि ये मतलब बहुत बहुत बड़ी दावेदार है इस सीजन, कॉन्टेंडर है टाइटल के लिए। बिल्कुल। तो प्रेडिक्शन हो जाए फटाफट। लॉ ऑफ एवरेजेस अगर नहीं लगा तो हैदराबाद ये मैच जीत रहा है, लेकिन अगर लॉ ऑफ एवरेजेस लग गया तो फिर लखनऊ। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं, खुल के बताइए। एक टीम चुनना है, ये हो गया तो वो हो गया तो वो, ऐसा नहीं। आज बड़ा मुश्किल में डाल दिया आपने केशव जी। मुश्किल तो लखनऊ के लिए है ही। नहीं, मुश्किल लखनऊ के लिए है, बट मेरा दिल भी कितना पागल है जो लखनऊ का समर्थन करता है। है। ब्लू आप पहन के आए इसलिए? हाँ, नहीं इसलिए नहीं। ब्लू पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है, ये फील आ रही है कि लखनऊ की टीम आपको सरप्राइज करेगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है। आप देखिए फेवरेट्स को तो हर कोई कहना बड़ा आसान है कि यार हैदराबाद जीत जाएगा, है ना, लेकिन देयर आर चांसेस कि लॉ ऑफ एवरेजेस लगे। हैदराबाद चलिए मैं लेता हूँ रिस्क, लखनऊ सुपर जायंट्स। हैदराबाद में अगर मैच हो और हैदराबाद को कोई फेवरेट ना बताए तो ये अपने आप में बड़ा एक, देखिए धारा के विपरीत तैरने का मजा अलग है। ठीक है। सुबह से ना मैं यही सोच रहा था कि आज यार कौन जीतेगा। दिल की आवाज लखनऊ के तरफ ही आ रही है कि चलो आज लखनऊ को जिताते हैं। समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। हमारे देखने सुनने वाले भी समझ गए होंगे। अलीगढ़ से इसका ताल्लुक है। बिल्कुल।
पुलिस वाले बता ही देता हूँ, हाँ, पुलिस वाले बताइए, हाँ, एनकाउंटर कर रहे थे ना, उसमें गोली चल रही, मुंह से ही ठाई ठाई कर रहे थे वो वाले। गोली चल नहीं रही है तो तो मुंह मुंह से ही ऐसे हवा में करके ठाई ठाई कर रहे हैं। सरकार का पैसा बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। पब्लिक का पैसा इनफैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी नोट पर रैप अप करते हैं, और आप अपने कमेंट लगातार भेजते रहिए, है ना। कल एक कमेंट आ गया था अच्छा कि आज केशव भाई ट्रोल होंगे, क्विंटन डिकॉक ने अच्छा अच्छा करारा जवाब दिया है, करारा जवाब करारा मिलेगा। जवाब दिया गया नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, खेलें क्विंटन डिकॉक, अपन तो चाहते हैं भाई, मालिकान ने पैसे लगाए हैं, फ्रेंचाइज ने तो नहीं, और निश्चित तौर अपन पर यहाँ ना मतलब ऐसा चिल मारते हैं अपन, मतलब चिल अड्डा मारते हैं। अड्डेबाजी दूसरी बात करते ये हैं। भी है ना कि अपन वो नहीं कर रहे यार जो सब कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा तिकड़म हो, कुछ तो डिफरेंट हो यार, कि ठीक है हम तैयार हैं ट्रोल होने के लिए, गालियां देनी है आप भी दे सकते हैं गालियां, लेकिन थोड़ा सभ्यता के साथ, सभ्यता के साथ मर्यादा बनाए रखें, मर्यादा बनाए रखिएगा। और वीडियो को लाइक करिए भैया, है ना, लाइक्स में कमी ना आने दें। रोज़ ही ये पॉडकास्ट चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, तो हमसे कहाँ कमी रह रही है, कोई फीडबैक हो तो वो भी आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और जो लोग हमें ऑडियो पर सुन रहे हैं वो हमें radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। तो मुलाकात होती है कल एक और एपिसोड में, पता चलेगा, बहुत रोमांचक मैच रहा, उसकी हम कल बतिया उधेड़ेंगे थोड़ा। तो मिलते हैं कल, नमस्कार।